दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मचान पर 49 दिन। उसका 6th पार्ट है। पिछली स्टोरी में आपने देखा था कि डाकुओं से राइफल छुड़ा के इन्होंने तीर कमान से श्रीनिधि ने और इनके साथियों ने डाकुओं को घायल कर दिया था। उनसे राइफल छुड़ा ली थी, लेकिन उनको पुलिस के हवाले नहीं किया था। और उसके बाद वो अपने कैंप, जो कि उन्होंने चिल्ला के पास लगाया था, वहां पे आ गए थे। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चिल्ला के नीचे के स्थान के बारे में बताते हैं कि एक तरफ गंगा नदी बहती है और एक तरफ से शिवालिक पर्वतमाला दिखती है। सुबह जब कामराज मंदिर के पास से चले थे तो उन्होंने शंभू से बोला था कि उस जगह पे कैंप लगा देना। तो जब ये पहुंचे तो वहीं पे शंभू ने कैंप लगाया था, तो इनको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये पहुंचे, फिर गंगा स्नान किया और फिर खाना खाया और लेट गए। अब ये उन डाकुओं के बारे में सोच रहे थे कि कैसा उसका साहब है, घोड़े पर निकल गया था। और अच्छा ही हुआ निकल गया था, क्योंकि अगर उनके पास 4 राइफल होती, 4 आदमी होते, तो ये उन पे पार नहीं पा पाते और हार इनकी होती। और वो बोले कि उसके लिए बस औरत, शराब, लूटपाट, यही उसका जीवन का उद्देश्य है और उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अब इन्होंने सोचा ये राइफलों का क्या करें जो ये लेके आए, क्योंकि बिना लाइसेंस के रखेंगे तो कल को पुलिस पकड़ लेगी। तो इन्होंने सोचा कि गंगा नदी में फेंक देते हैं, क्योंकि गांडीव जो धनुष था अर्जुन का, वो भी समुद्र में फेंका गया था। तो उन्होंने सोचा कि गंगा नदी में विसर्जित कर देते हैं। और दूसरी बात, उन राइफलों के बिना डाकू कई दिन तक डाका तो नहीं मार पाएंगे जब तक कि उनको नई राइफलें ना मिल जाए। फिर उन्होंने सोचा कि गंगा में क्यों बहाया जाए, श्यामपुर थाने में जमा करा देते हैं, तो वहां इसका यूज हो जाएगा पुलिस के पास। अब सवाल ये उठता था पहुंचाया कैसे जाए। अब इन्होंने सोचा अगर खुले में लेके जाते हैं तो जो भी देखेगा चोरी का इल्जाम लगा देगा। जब तक ये पुलिस को एक्सप्लेन करेंगे, ये है पहली बात तो इनकी कोई कहानी मानेगा नहीं कि ऐसे इन्होंने डाकू से छुड़ाया। तो इन्होंने सोचा छुप के जाते हैं और वहां पे रख के आ जाते हैं, अपना कर्तव्य का पालन भी हो जाएगा और इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। अब श्रीनिधि, शेखर, आनंद और कुमार, इन 4 लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि ये काम करना है। तो सूरज तो डूब जाता था 5:30 बजे, लेकिन प्रॉपर अंधेरा 6 बजे के बाद होता था। तो इन्होंने सोचा जब पूरा अंधेरा हो जाएगा उसके बाद ही निकलेंगे। तो निकले और कारतूस की जो पेटी थी कमर में बांध ली, ऊपर से जैकेट वगैरह डाल ली, पूरा ढक दिया उसको। अब ये डिस्टेंस था करीब 6 मील का, और उसके बीच में वो कामराज मंदिर, गौरी शंकर मंदिर पड़ता है, और कांगड़ी और गाजीवाला 2 गांव पड़ते हैं। बीच बीच में बस्ती थी और बीच बीच में घना जंगल, जहां पे टाइगर, लेपर्ड, भालू, लकड़बग्घा, इस तरह के सारे जानवर थे। लेकिन ये बोल रहे हैं इन जानवरों का हमें डर नहीं लग रहा था, हमें डर लग रहा था फॉरेस्ट ऑफिसर्स का, जो खुद रात को शिकार करने निकलते हैं जीप में बैठ के। और वो हमें देख लेते और तलाशी लेते तो हमारे पास बंदूक निकलती और बिना मतलब में हम क्रिमिनल बन जाते। तो जब ये जा रहे थे तो जब भी इनको आहट होती थी कि सामने से कोई आ रहा है, तो झाड़ियों में छुप जाते थे। और फिर जब कोई निकल जाता था उसके बाद आगे चलते थे। तो आपस में हंस भी रहे थे कि जिस काम के लिए हम लोगों को प्राइज मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, उस काम को हम चोरों की तरह छुपते छुपाते कर रहे हैं। अब कभी कभी इनको झाड़ियों में से दूर कुछ चलने की आवाज आती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि सूखी टहनी टूट गई है किसी की वजन से। तो इनको लगता था कहीं वो भालू तो नहीं है। तो जो वन गुजर थे उनमें से एक वन गुजर को इस भालू ने, रीछ ने घायल किया था। तो उनको लगता था कि अगर आ गया तो हमारे पास सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। फिर इन्हें ध्यान आया कि हमारे पास राइफल तो है। अभी बोले राइफल से जान तो बचेगी, लेकिन जान आफत में भी आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही राइफल चलेगी उसकी जो गोली की आवाज है, फॉरेस्ट वाले और पुलिस वाले आ जाएंगे। फॉरेस्ट वाले पूछेंगे आपके पास शिकार करने का लाइसेंस है? वो नहीं है। पुलिस वाले आएंगे, पूछेंगे बंदूक का लाइसेंस है? फिर कहाँ से लाए, चुरा के लाए हो? ये कहेंगे नहीं जी, हमने तो डाकुओं से छीनी है। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया, हम तो छीन नहीं पाते, तुम जैसे चश्माधारी डाकुओं से छीन लोगे। बोले चलिए कोर्ट में, और कोर्ट में जज साहब बैठे होंगे और सीधे 2 साल की सजा कर देंगे अवैध हथियार रखने के जुर्म में। तो बोले राइफल का केवल हम एक यूज कर सकते हैं, इसको लाठी की तरह से यूज कर सकते हैं। अगर भालू आए तो इसका जो बट है पूरी ताकत से घुमा के मारो, तो वो इतना वजन से इतनी लाठी पड़ेगी तो भागेगा। तो इस तरह से जान बचेगी, उसको फायर तो करना ही नहीं है। अब वही कामराज मंदिर जहां ये कल थे वहां आ गए। सारे लोग जानने वाले हैं, जहां इन्होंने पुजारियों को डिनर भी कराया था। लेकिन बोले इस टाइम किसी से मिलना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी बंदूक देखेगा वो हमारी स्टोरी नहीं मानेगा, उल्टा ये समझेगा कि हम बंदूक के तस्कर हैं, यानी स्मगलिंग करते हैं। जो भी सोचेगा कुछ उल्टा ही सोचेगा। अब जब ये चलते जा रहे थे, राइट हैंड साइड पे इनको हर की पौड़ी की लाइटें दिख रही थी और कुछ कुछ गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन इनको पता था कि अब जब ये
थाने की तरफ जाएंगे, श्यामपुर कांगड़ी की तरफ, बिल्कुल घना जंगल है और कुछ नहीं मिलेगा। अब आगे एक चौड़ा सा पहाड़ी नाला था और इनको एक पुरानी घटना याद आ गई कि जब वो बह रहा था तो एक बार इनकी नाव या बेड़ा था जिससे जा रहे थे और उस नाले में घुस गया था। बड़ी मुश्किल से बचाया था, वरना एक गुफा सी है उसमें घुसा जा रहा था वो। अब थोड़ा आगे बढ़ के गौरी शंकर मंदिर है और यहाँ पे कुछ निहंग बाबा रहते हैं, लेकिन बोल रहे हैं उनका टेंशन नहीं है क्योंकि जब से मैन ईटर टाइग्रेस ने उस लड़की को मारा है तब से सारे के सारे शाम को 5 बैग कुंडी लगा के कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं, तो मंदिर के वहां से कोई इनको देख नहीं पाएगा कि ये राइफल लेके जा रहे हैं। अब इसके आगे अंजन चौड़ का घना जंगल स्टार्ट हो जाता है। बचपन के टाइम की इनको यादें आ रही थी कि यहाँ पे हम जाते थे, कई बार इन्होंने टाइगर, भालू इनको पेड़ों के नीचे बैठा हुआ देखा था। और एक दांत वाला एक हाथी है जो कि वहीं पे उसने अपना घर बनाया होता है और जैसे ही आदमी देखता है छुप के वार करना पसंद करता है। अब ये बोले हमारे पास राइफल भी है, टॉर्च भी है, जिसकी यहाँ पे जरूरत है, लेकिन हम दोनों का ही यूज नहीं कर सकते। राइफल चला नहीं सकते, जरूरत पड़ने पे आवाज होगी, टॉर्च जलाने से रोशनी होगी। जैसे ही टॉर्च जलाएंगे कोई भी वन गुजर देख लेगा या फॉरेस्ट वाला देख लेगा, वन गुजर भी फॉरेस्ट वालों के मुखबिर ही होते हैं, तो जो भी देखेगा खबर दे देगा। और हम इस वक्त किसी ने भी हमारी तलाशी ली तो हमारे पास 4 राइफल हैं, हम फंस जाएंगे। अब इन्होंने एक बात सोची कि सारे सट के चलो पास पास, अगर किसी को कुछ जरूरत पड़ गई, वॉशरूम जाना है, कुछ करना है, तो दूसरे को बताए और बाकी लोग वेट करें, तब जब दूसरा आ जाए तब आगे बढ़ो। और लाठी को और राइफल को हाथ में लेके चलो कि अचानक से कोई जानवर हमला करेगा तो लाठी की तरह उसका इस्तेमाल करो। अब पहले हल्की सी चढ़ाई आई, फिर जंगल आ गया और घुप अंधेरा है, सारे मिलके साथ में चल रहे थे। अब कहीं कहीं सूखी मिट्टी है, कहीं कहीं पत्थर है, लेकिन कुछ आइडिया, कुछ पता नहीं चल रहा था, बस अंदाजे से आगे बढ़ रहे थे। अब ये बोल रहे हैं जंगल में कितनी यात्राएं करी हैं मैंने, पहले कभी इतना डर नहीं लगता था जितना आज डर लग रहा है। उसका कारण है केवल ये राइफलें, कि हमारे मन में चोर बैठा हुआ है, कोई हमें देख ना ले। हर वक्त लग रहा है कि किस झाड़ी से कोई जानवर मुझे देख रहा है। कभी लगता है कि टाइगर देख रहा है, कभी लगता है लेपर्ड देख रहा है, कभी लगता है कि रीछ देख रहा है, कभी लगता है कि लकड़बग्गा आके इनका पैर पकड़ने वाला है मुंह में। और जब मुड़ के देखते हैं तो वहां कुछ नहीं दिखता। अब बोले अगर मैं अपने दोस्तों से बोलूंगा तो सोचेंगे कि श्रीनिधि डरपोक है, और बोले डर लग रहा है क्या करूं। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके कारतूस थे वो राइफल में भर लिए कि जान पे आ पड़ेगी तब फिर आवाज की बाद में देखी जाएगी, पहले तो राइफल को चलाया जाएगा। अब बोले जैसे ही मैंने कारतूस भरे एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया, अब डर भाग गया, क्योंकि पता था इमरजेंसी में कोई अटैक करेगा उसको तो मार ही दूंगा। अब धनुष नहीं है, मशाल नहीं है, लेकिन वही कॉन्फिडेंस है जो धनुष रख के आता या मशाल रख के आता। अब इन्होंने देखा वो खूनी हाथी जो एक दांत वाला है वो तो नहीं है, तो पूरा आहट ले ली। हाथियों की आहट का आइडिया लग जाता है, वो कहीं ना कहीं कोई पत्ता तोड़ रहा होगा, क्योंकि हाथी जब चुपचाप तो खड़े नहीं रहते, कभी पत्ते पकड़ते हैं, डाल पकड़ते हैं, तो आइडिया लग जाता है। हाँ, अगर वो हमला करने के लिए खड़ा है तो फिर वो चुपचाप ही खड़ा होता है, फिर उसकी कोई आहट नहीं लगती। इनको लगा कि वो शायद गांव की तरफ चला हो गया, गन्ने वन्ने खाने चला गया होगा, लेकिन एक मन बोल रहा था कि हो सकता है वो छुप के खड़ा हो, घात लगा के बैठा हो कि जैसे ही हम आगे बढ़े झाड़ी के नीचे से निकले, सूंड में लपेटे और पटक दे। पास में एक पुराने मंदिर के खंडहर से पड़े हुए हैं और उसके पास में एक आम का पेड़ है। जब ये बचपन में आते थे तो हाथियों से बचने के लिए उस पेड़ पे चढ़ जाते थे। अब इनके मन में सवाल चल रहा है कि तुमने कारतूस भर के अच्छा नहीं किया, तुमने वचन भंग कर दिया है, तुमने कहा था कि तुम राइफल चलाओगे नहीं। अब दूसरा मन बोल रहा है अरे भैया केवल कारतूस भरे ही तो हैं, चला थोड़ी न रहे हैं, तो जब चलाऊं तब बोलना, अभी तो केवल भरे हैं, कुछ बोलो मत। ये इनके दिमाग में ही आपस में बातचीत चल रही थी। तभी एक काकड़ बोला, यानी बार्किंग डियर की आवाज आई। अब इनको लगा कि पक्का टाइगर या लेपर्ड है। अब बोले टॉर्च भी नहीं जलानी, बंदूक भी नहीं चलानी, आएगा तो करेंगे क्या। तो आपस में बात कर रहे हैं कि भैया टॉर्च अब जान पे बनाएगी तो क्या टॉर्च नहीं चलाएंगे कि बंदूक नहीं चलाएंगे। ये अपने आप से ही बात कर रहे थे। अब प्रॉब्लम यह था कि राइफल भारी थी, दोनों हाथों से पकड़ी थी, तो अब टॉर्च कैसे पकड़ी जाए। तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि टॉर्च को इसकी नाल पे बांध देता हूँ बंदूक की। तो जमीन पे उकड़ू बैठे, एक रस्सी थी, चाकू से काटी और उसको प्रॉपर तरीके से राइफल की नाल के ऊपर टॉर्च बांध दी। तब तक में इनके साथी थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे। हालांकि इनका तय हुआ था कि आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन क्योंकि लीडर श्रीनिधि थे, अब जितनी देर में इन्होंने बंदूक की नाल पर टॉर्च बांधी थी, बस उतनी देर ही वो आगे निकले थे। इन्होंने सोचा थोड़ा तेज तेज चल के उनको कवर कर लेता हूं, उनके पास पहुंच जाता हूं। जैसे बढ़ने को हुए, पहाड़ से मिट्टी लुढ़कती हुई इनके पैरों पे आई। और दोस्तों, हर कहानी में, चाहे जिम कॉर्बेट की कहानी हो चाहे जो हो, कभी पत्थर लुढ़कता है, कभी मिट्टी लुढ़कती है, और वो पहचान होती है किसी भारी जानवर के
पहाड़ के ऊपर चलने की। हर केस में जब पत्थर लुढ़क के आता था तो वहां पे टाइगर होता था। इनके पैरों पे मिट्टी लुढ़क के आई। अब इन्होंने कहा भाई टॉर्च जलानी पड़ेगी। इन्होंने राइफल घुमाई, टॉर्च जलाई। जैसे ही टॉर्च जलाई तो एक बहुत बड़ा शेर यानी कि टाइगर घात लगा के इनके ऊपर कूदने की तैयारी में था। अब इनको लगा कि वो टाइगर बहुत पहले से इनका पीछा कर रहा था नैनागढ़ के जंगल से। जब ये चले थे, जब इनको लग रहा था कोई रीछ की आवाज सुनाई दे रही है, जब टहनी टूटने की, तो वो रीछ की आवाज नहीं थी, टाइगर के चलने की आवाज थी जिसके पैरों से टहनी टूट रही थी। और उसको मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि वो मैन ईटर टाइगर था, लेकिन ये सारे इतने सट सट के साथ में चल रहे थे। और आपको पता है कि जब साथ में सारे लोग हों तो मैन ईटर कभी हमला नहीं करता, वो अकेला शिकार ढूंढ के ही हमला करता है। इस वक्त बाई चांस श्रीनिधि अकेले हो गए थे क्योंकि अपनी टॉर्च को बंदूक की नाल पे बांध रहे थे। इस वक्त उसने इनको सेलेक्ट कर लिया था और कूदने की तैयारी में था। अब किस्मत थी कि मिट्टी सरक गई थी। अगर मिट्टी नहीं सरकती तो श्रीनिधि उसका शिकार बन गए थे। मिट्टी सरकने से टॉर्च डाल दी, अब वो एक्सपोज हो गया था। अब टॉर्च की रोशनी से वो टाइगर पीछे हटने लगा। फेस इनकी तरफ ही किया हुआ था, लेकिन जब वो पीछे हट रहा था तो हट नहीं पा रहा था। मिट्टी इतनी भुरभुरी थी कि बार बार स्लिप कर रहा था। अब इनको लगा कि अगर ये शेर यानी टाइगर भागने की कोशिश करता, 1 मिनट पहले मैं बता दूं कि जैसे एक हमारा हमेशा डिस्कशन चलता रहता है कि टाइगर को शेर बोलते हैं कि बाघ बोलते हैं कि लायन को शेर बोलते हैं। ये 1937 के शिकारी हैं और काफी जानकार हैं, काफी पढ़े लिखे हैं। श्रीनिधि करीब 25 साल बाद इन्होंने बुक लिखी, मतलब 1960 के आसपास बुक लिखी होगी, और इसमें टाइगर के लिए इन्होंने शेर वर्ड यूज किया है, बाघ वर्ड नहीं। जबकि ये बहुत अच्छे संस्कृत के भी ज्ञाता है, व्याघ्र भी लिख सकते थे। इन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी कविताएं भी इस बुक में लिखी हैं, जिसको मैं सुना नहीं रहा हूं क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको अवॉइड कर दिया था। तो जो मैं हमेशा बोलता हूं कि बब्बर शेर का मतलब लायन यानी सिंह, शेर का मतलब टाइगर यानी बाघ, संस्कृत में व्याघ्र, लेपर्ड का मतलब तेंदुआ, गुलदार। तो यहाँ पे इस बुक से भी प्रूव हो रहा है कि क्योंकि हिंदी में लिखी हुई बुक है और साफ साफ शेर लिखा है उन व्यक्ति ने जो कि संस्कृत के भी बहुत बड़े ज्ञाता है। वो पक्का बाघ ही लिखते या व्याघ्र ही लिखते, लेकिन उन्होंने शेर लिखा है। तो ये एक सबूत मिलता है जो मैं हमेशा बोलता हूं। अकेले सारी दुनिया एक तरफ होती है कि टाइगर का मतलब शेर होता है, मैं बोलता हूं इस बुक से ये बात साबित होती है। तो वो जब ये बोले कि वो शेर यानी टाइगर अगर भागना चाहता तो उसको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी मिट्टी में, 1 सेकंड के अंदर वो पलटी मारता और निकल जाता। लेकिन वो टकटकी लगा के इनकी तरफ देख के पीछे हट रहा था, इसका मतलब वो अटैक करने की तैयारी में था। कई पिक्चरों का भी डायलॉग होता है कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो भागने के लिए नहीं, छलांग मारने के लिए करता है। तो वो पीछे हट रहा था छलांग मारने के लिए, उसमें थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ हो रहा था तो पैर स्लिप कर रहा था। लेकिन उन्होंने कहा अगर तेज रोशनी उसकी आंख में डाल दी जाए तो कोई भी जंगली जानवर है, अगर उसकी आंखों में तेज रोशनी डाली जाए तो वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर बंद से जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता और उनको कुछ दिख नहीं रहा होता। एक तरह से उनकी आंखें एकदम वो हो जाती, चकाचौंध हो जाती हैं। तो इनको लगा क्योंकि उसके ऊपर तेज रोशनी जा रही है, इसका मतलब वो जज नहीं कर पा रहा कि मुझे कहाँ जंप करना है, तो कंफ्यूज हो रहा है। अब इनके मन के अंदर बोलने लगा दूसरा, जो इनके मन में 2 बातें चल रही थी, ये सब बातें छोड़ो, सीधे गोली मार दो, एकदम टारगेट पे है, जान भी बचेगी और टाइगर से भी छुटकारा मिलेगा। तो दूसरा मन बोल रहा है यार गोली तो मार दूं, उसके बाद जो मेरे और मेरे साथियों के ऊपर जो आफत आएगी उसका क्या होगा। अब एक मन बोल रहा है क्या होगा बाद में सोचना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे और तुम्हारे साथियों पे केस चल रहा है और तुम्हें इंसान की बनाई हुई अदालत कोई सजा भी दे दे, लेकिन अगर तुमने इसको नहीं मारा और ये जो टाइगर है आने वाले टाइम पे 20-25 लोगों को मारेगा, तो भगवान की अदालत तुमको माफ नहीं करेगी कि मैन ईटर तुम्हारे सामने था और तुमने गोली नहीं मारी। अब इन्होंने राइफल से निशाना लिया क्योंकि टॉर्च तो उस पर ही बंधी थी, एक के बाद एक 2 गोलियां मार दी, और जैसे ही गोली लगी उस ढलान से वो टाइगर लुढ़कता हुआ नीचे आने लगा। ये हट के साइड में खड़े हो गए कि इनके ऊपर ही ना आ जाए। जैसे ही गोलियां छोड़ी इनके साथी भाग के आ गए कि गोली किसने चलाई। तब इन्होंने बोला मैंने चलाई है, देखो शेर। सबने कहा ओ शेर। अब इन्होंने कहा कि जिसको हम रीछ समझ रहे थे, भालू समझ रहे थे, वो टाइगर था और नैनागढ़ से ही हमारा पीछा कर रहा था। तो शेखर ने बोला 1 मिनट देखता हूं पास से, क्योंकि शेखर डॉक्टर था। इन्होंने कहा डॉक्टर पकड़े जाने का मन है क्या? फॉरेस्ट ऑफिसर चल चुके होंगे वहां से, बंदूक की गोली जहां से, बंदूक की आवाज जहां से आई उधर के लिए। तो ये फटाफट वहां से भाग लिए और करीब आधा फरलांग निकल के आए, तब तक में चंद्रमा आ गया था। क्योंकि आपको पता है कि
सूरज डूबने के बाद चंद्रमा निकलने के बीच में गैप होता है। तो ये सारी घटना उस गैप पीरियड में हुई थी। अब आगे निकल आए तो एक बांस का झुरमुट था, तो उसके अंदर इन्होंने राइफल छुपा दी। अब जो नाला था वो पूरा पत्थर से भरा था, लेकिन बीच में रेत थी, रेत का टापू सा बना हुआ था। तो उस पर जाके लेट गए, जैकेट वगैरह पहनी थी इन्होंने। लेट के आराम करते करते इन्होंने अपने साथियों को पूरी घटना बताई कि कैसे कैसे टाइगर, कैसे मिट्टी आई, कैसे कैसे उसने अटैक करने की तैयारी में था। अब सारे दोस्तों को टेंशन हो गया कि अभी केवल रात के 9:30 बज रहे हैं। अब जब भी जाएंगे तो कहीं से भी कोई जीप आ जाएगी, कहीं से भी कोई आ जाएगा, और बंदूक के साथ में पकड़े जाने का पूरा डर है। तभी आनंद ने एक आइडिया बोला कि मेरे पैर में मोच सी आ गई है, तो शेखर तुम एक काम करो, मेरे पैर में आयोडेक्स वगैरह लगा दो और गर्म पट्टी बांध दो। उसके बाद कोई भी देखेगा समझ जाएगा हम क्यों भटक गए हैं, क्योंकि हमारे पैर में चोट है, चल नहीं पा रहे, इसलिए हम भटकते भटकते धीरे धीरे चल रहे हैं। तो सब लोगों ने आग जला दी और आयोडेक्स लगा के इनके पैर में गर्म पट्टी बांध दी। थोड़ी देर आग में पैर भी इन्होंने सेक लिया, क्योंकि सही में मोच आई थी, और थोड़ी देर आग भी सेकी। तो इन्होंने प्लान किया कि 2-3 घंटे आराम करते हैं, फिर रात के 2 बजे तक श्यामपुर के थाने में राइफल जमा करते हैं और सुबह होने के पहले अपने कैंप में पहुंच जाएंगे। शंभू ने बहुत सारी मिठाई बांधी थी, ये सोच के कि सुबह नाश्ता करना है, लेकिन अभी इनको भूख लगाई थी वो मिठाई देख देख के। तभी पीछे से इनको आहट आई, तो देखा तो 2 मुसलमान गुज्जर आ रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने गुज्जर होते हैं, वन गुज्जर, वो सारे मुसलमान हैं, वो कश्मीर से आए हुए हैं, रहते बरसों से हैं। ये 1937 की कहानी है, और आज भी अगर आप 2022 में देखोगे, जितने भी गुजरों की बस्ती है वन गुजर, वो सारे मुसलमान हैं और सारे कश्मीर से आए हुए हैं। तो उन्होंने इनके पैर में जब देखी गर्म पट्टी बंधी है, तो बोले ओहो, हुजूर के पैर में लगता है चोट आई है। तो उन्होंने कहा चोट नहीं आई है, मोच आई है। तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग किधर जा रहे हो इतनी रात में? बोले हुजूर हम कहीं नहीं जा रहे, अपने डेरे पे थे, आग जलने का दिखाई दिया तो देखने आए थे क्यों आग जल रही है, कौन है। तो हमने कहा 2-4 बातें कर ले। तो उन्होंने कहा उजड़े आश्रम का नाम सुना है? बोला हाँ जी जनाब, क्यों नहीं सुना है, वहां पुरानी बस्ती के खंडहर हैं जहाँ पे। तो बोले उसके पास में एक आश्रम में एक बाग है, वहां पे एक पीली कोठी है, कभी गए हो उधर? बोला गए तो नहीं है जनाब, लेकिन सुना है वहां कोई डाकधर साहब रहते हैं, यानी डॉक्टर। तो उन्होंने कहा वो जो डाकधर साहब रहते हैं वो यही है, शेखर की तरफ इशारा किया। तो बोले अगर मोच नहीं आई होती तो फिर यहाँ रुकना नहीं पड़ता। तो उन्होंने गुजरों ने कहा कि हमारा पास में ही डेरा है, आप चाहें तो वहां चल लें, वहां पे आराम कर लें। तो उन्होंने कहा कि आग जल रही तो सर्दी कैसे लग जाएगी, लेकिन भाई हमें सुबह 2 सेर दूध की जरूरत पड़ेगी, मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मिलेगा जनाब, सुबह ही हाजिर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, अपने डेरे पे जाते हैं। बोला अच्छा हुजूर, आधा अर्ज है। अब इनकी तरफ कुमार ने देखते हुए बोला अच्छा हुआ हमने बांस के झुरमुट में राइफल छुपा दी, क्योंकि ये वन गुजर फॉरेस्ट वालों के मुखबिर होते हैं और हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। और बोले ये देखने ही आए थे, कि गोली की आवाज इन्होंने सुनी थी, ये देखने ही आए थे और उसके बाद पक्का ये थाने में शिकायत करते। तो श्रीनिधि ने कहा कि जिस तरह से गए हैं इनके मन में अभी भी डाउट है, ये सुबह फिर आएंगे छानबीन करने, सुबह के पहले हमें राइफलें ठिकाने लगानी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा तब भी 1 घंटा हमें इंतजार करना पड़ेगा, कि जब तक वन गुजर सो नहीं जाते निकलना ठीक नहीं है, कि दोबारा भी मिल सकते हैं। अब 1 घंटा इनका बातें करने में निकल गया। अब इसके बाद उन्होंने कुमार और आनंद को राइफलें लेने भेज दिया। जब राइफल लेके आ गए तो जो आग जलाई थी इन्होंने, उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रख दिए कि वो आग जलती भी रहे, सुबह काम में आए, लेकिन कहीं इधर उधर फैल के जंगल ना जला दे। अब श्यामपुर यहाँ से केवल 1.5 मील की दूरी पर था, लेकिन ये मेन रोड से नहीं चले, घने जंगल से चले कि कहीं कोई मिल ना जाए, क्योंकि इनके पास राइफलें थी। अब श्यामपुर काफी इंपॉर्टेंट जगह थी, यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी था, रेंजर का कार्यालय भी था और पोस्ट ऑफिस भी था। तो यहाँ दिन में काफी भीड़ रहती थी, लेकिन रात को तो बिल्कुल सन्नाटा था। जो भी लोग अपने घरों में थे सारे अंदर सो चुके थे, वैसे ही आदमखोर शेरनी का आतंक था, तो बाहर कोई नहीं मिल रहा था। कुत्ते भी घरों के अंदर छुप गए थे, कोई भी बाहर नहीं था। अब ये थाने के बाहर पहुंचे तो देखा कि एक गर्म कोट पहन के एक सिपाही चहलकदमी कर रहा है बरामदे में। अब इनका ये पहले से प्लान करके आए थे कि जो गार्ड होगा उसको बांधना पड़ेगा, क्योंकि गार्ड देख लेता। तो इन्होंने पहले ही ड्यूटी बांध ली थी कि कौन मुंह बांधेगा, कौन हाथ पकड़ेगा। तो जब वो हर चक्कर में एक कॉर्नर पे आता था तो ये पीछे से छिपके वहां पहुंच गए, और जैसे ही वो पलटा, एक ने मुंह दबाया, एक ने आंखों में पट्टी बांधी और दूसरे ने पास में घसीट के उसको एक पेड़ पे बांध दिया। जब तक इन्होंने इसको पेड़ पे बांधा, तब तक में इनका एक साथी आनंद जो था वो कारतूस की पेटियां और राइफल ले जाके थाने की टेबल पे रख दी, जल्दी से भाग के इनके पास आ गया। पहले तो दबे पांव चले, जब ये खुले में आ गए तो फिर जल्दी जल्दी पगडंडी से, जंगल के अंदर जो पगडंडी थी, निकलकर उजड़े आश्रम के पास में आ गए। उसके बाद जल्दी जल्दी पगडंडी पे चलकर सुबह 4 बजे उसी जगह पे आ गए जहां इन्होंने बॉनफायर जलाया था
पत्थर से जिस आग को कवर कर दिया था, सुबह के 4 बजे थे और उस जगह पहुंच गए। अब थोड़ा उन्होंने लकड़ियां और डाली तो उसकी आग तेज हो गई, वहीं आराम से बैठ गए। अब इनके मन में कोई डर नहीं था क्योंकि राइफलों से छुटकारा पा चुके थे। अब कोई भी आता तो कोई इनको टेंशन नहीं था। अब इनके दिमाग में थॉट आ रहे थे कि अगर वो मिट्टी नहीं सरकी होती तो क्या हुआ होता, वो मैन ईटर ने तो इनको निशाना बना लिया होता। तो वो मिट्टी एक तरह से इनकी दोस्त थी जिसने इनको सचेत किया था, और वो कुछ सेकंड की दूरी थी कि वो छलांग मारने वाला था, तभी टॉर्च की रोशनी पड़ गई थी और वो टाइगर रुक गया था। अब इनके मन में थॉट आने लगा कि उसकी टाइगर की लाश क्या हुई होगी। तो इनको लगा कहीं लकड़बग्घे के सियार हैं, हो सकता है खा गए हों, आधा खा गए हों। और बोले बड़ा अफसोस है, जिंदगी में पहली बार राइफल से शेर मारा है और उसको ठीक से देख भी नहीं सके, ना ही उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो बोले कम से कम जी भर के उसको देख तो लें, क्योंकि अब तो हमारे पास राइफल है नहीं। तो इन्होंने सोचा कि उसी तरफ चलते हैं जहां इन्होंने टाइगर मारा था। अब जैसे ही उस तरफ बढ़ रहे थे तो देखा कि जहां टाइगर मारा था थोड़ी दूर पे सड़क पे एक जीप खड़ी थी और उसके पीछे ट्रेलर पे टाइगर रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था और वहीं पे 2 बंदूक वाले खड़े थे। ये बंदूक वालों को पहचान गए। ये बंदूक वाले वही थे जब ये 5 हाथियों से बच के आ रहे थे और उन्होंने कहा था कि आपने रात जंगल में गुजारी है, आपको पता है यहाँ पे मैन ईटर टाइगर है या मैन ईटर टाइग्रेस है। तो जैसे आमना सामना हुआ वो बोले अच्छा आप लोग यहाँ पे भी। तो इन्होंने कहा हम रात को घायल हो गए थे, पैर में मोच आ गई थी तो रात भर नाले में ही थे, तो अब सोचा कि अपने कैंप चले जाएं। तो आपने ये शेर कहाँ मारा है, वो भी इतना बड़ा? तो उन्होंने कहा शेर नहीं है, शेरनी है, ये 2 आदमियों को खा चुकी है। तो उन्होंने कहा हे भगवान, जिस टाइगर को मारने के लिए 400 रुपए का इनाम है, मैंने गलती से उसी को मार दिया। अब मैं वो 400 रुपए क्लेम भी नहीं कर सकता और किसी को बता भी नहीं सकता कि उस टाइगर को मैंने मारा है जिससे पूरा इलाका डरा हुआ था। अब इन्होंने कहा वो शेरनी थी तो बड़ी बहादुर कि टॉर्च की रोशनी में बंदूक देख के फिर भी भागी नहीं थी, उसने सामना किया था और देखा पास जाके दोनों गोलियां छाती में लगी थी। तो जैसी गोली लगी थी ऑन द स्पॉट मर गई थी। बंदूक वालों से पूछा कि ये शेरनी आपने कहाँ मारी? वो बोला, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला कि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि रात भर आप नाले में पड़े थे और आपने पास में ही बंदूक की गोली चली, आपको सुनाई भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा बंदूक की आवाज सुनाई पड़ी थी, लेकिन इस तरह से पहाड़ के बीच में आवाज एको होकर जब आती है तो पता नहीं चलता किस डायरेक्शन से आ रही है, और गोलियों की आवाज तो आती रहती है। तो चलो हमें नहीं पता चला कहाँ से आई है, लेकिन आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि आपने मैन ईटर टाइग्रेस मार दी है, और देखिए आपको हमें मिठाई तो खिलानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मिठाई तो आप अभी खा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये बताइए कि ये पैर में मोच कैसे आई? क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि इस टाइग्रेस के बारे में बात की जाए, क्योंकि उन्होंने तो मारा नहीं था, उनको तो मरी पड़ी मिली थी और वो चाह रहे थे कि क्रेडिट उनको मिले। तो ज्यादा पूछताछ में पकड़े जाने का डर था बंदूक वालों को। तो उन्होंने कहा चलिए आपके पैर में मोच है तो मैं अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। तो ये बैठने ही जा रहे थे, तभी देखा कि धूल उड़ाती हुई एक जीप आ रही है। उसमें लाल पगड़ी में 3 लोग बैठे हैं। लाल पगड़ी पुलिस की ड्रेस थी और उसमें श्यामपुर का थानेदार भी था, और साथ में देखा 2 आदमी और हैं। और वो कौन थे? वही वन गुज्जर जो रात में मिले थे। इनके पास में आते ही देखा थानेदार ने तो पहचान गया, बोले अरे निधि साहब आप हैं, यहाँ कैसे? अब इन्होंने थानेदार की बात का जवाब नहीं दिया, वन गुज्जरों से बोला बड़े अजीब आदमी हो यार, कल तो बोल रहे थे कि सुबह सुबह 2 सेर दूध का इंतजाम कर दोगे, ना तो दूध लेके आए, अब पुलिस वालों के साथ आए हो। अब ये बात तो गुजरों से कर रहे थे, लेकिन इनका पूरा ध्यान पुलिस वालों के हाव भाव पे था। उसमें एक लंबा सा पुलिस वाला सिपाही था, वो बड़े ध्यान से इन लोगों को देख रहा था, और इनको भी लगा कि जिसको रात को पकड़ के इन्होंने बांधा था वो यही है। और अगर उसको शक नहीं भी हो रहा था तो उसको गुजरों की बात पे यकीन हो गया था कि हम ही लोग हैं। वो थानेदार को साइड में ले गया और कुछ धीरे धीरे बता रहा था, और बीच बीच में हमारी तरफ देख रहा था। अब जैसे उसकी बात खत्म हुई, थानेदार इनकी तरफ घूमा और बोला निधि साहब आपको बात बुरी लगेगी, लेकिन हमारी ड्यूटी ही ऐसी है कि हमें कड़वी बात बोलनी पड़ती है। तो बोले निधि साहब हमारे थाने में कल बड़ी अजीब सी घटना घटी। हथियार चुराने वाले तो बहुत देखे थे, हथियार जमा करने वाले वो भी चोरी छुपे पहली बार देखे। हमारे यहाँ कारतूस की पेटियां और राइफलें कोई रख के चला गया, और तो और उसने हमारे सिपाही को भी बांध दिया पेड़ से, और हमारे उस सिपाही को आप लोगों के ऊपर शक है। सुनते ही श्रीनिधि हंसने लगे, बोले पहली ड्यूटी तो आपने निभा दी, दूसरी भी निभा दीजिए, हथकड़ी बेड़ी तो आपकी गाड़ी में होगी ही, हमें लगा दीजिए। थानेदार बिल्कुल नहीं हंसा, बोला निधि साहब ये मजाक की बात नहीं है, इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। ये सुनकर श्रीनिधि ने चेहरा पूरा गुस्से से तमतमा उठा। ये कुछ बोलने वाले थे, उसके पहले ही वन गुजर आए, बोले थानेदार साहब माफ करिएगा, इन लोग पे शक मत करिए, ये तो रात भर नाले में ही पड़े थे, इनके पैर में मोच है, ये तो कहीं नहीं गए, इस बात के हम गवाह हैं।
तो थानेदार ने पैर की तरफ देखा नहीं था, जैसे ही देखा बोला, अरे आपके पैर में मोच कहाँ से आ गई? तो उन्होंने कहा, ये तो आप उस पेड़ की जड़ से पूछिए जिसमें मेरा पैर फंस गया था और मुझे मोच आ गई, रात के अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये थानेदार को पर्सनली जानते थे कि वो ड्यूटी के टाइम कठोर बनने की एक्टिंग करता था, लेकिन बड़ा ही सॉफ्ट हार्टेड आदमी था और लोगों की बड़ी मदद करता था। तो उसका दिल पसीज गया था कि इनको चोट लगी है। तो उसने कहा, अरे सॉरी, आपको मैंने कष्ट दिया, बोलिए तो मैं आपको छोड़ आऊं अपनी गाड़ी में। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप तकलीफ मत करिए, ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर साहब हैं ये जा रहे हैं, हमें अपनी गाड़ी में छोड़ देंगे। तो हल्का हल्का कोहरा था, तो इनसे बात करने में थानेदार ने ये देखा नहीं था कि थोड़ी दूर पर फॉरेस्ट ऑफिसर की जीप खड़ी है और फॉरेस्ट वाले भी हैं। तो उन्होंने देखा तो वो उनके पास गए, कैसे है सर, यहाँ कैसे? तब तक ट्रेलर पे उसकी निगाह पड़ी शेर पे। बोले, ओ शेर? तो इन्होंने कहा कि ये शेर नहीं है, शेरनी है, और यूनाइटेड प्रोविंस की जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर इनाम निकाला हुआ है। थानेदार ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनाब ने पूरे इलाके को इससे मुक्ति दिला दी। और फिर वो जाके पास से शेरनी को देखने लगा। अब वो फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं चाह रहा था कि लोगों से बात करे, क्योंकि उसने शेर तो मारा नहीं था, उसको लग रहा था 2-4 क्वेश्चन में पकड़ा ना जाए, तो वो जल्दी से वहां से निकलना चाहता था। तो उसने कहा कि चलता हूं, देर हो रही है, और श्रीनिधि साहब आइए गाड़ी में बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। अब फॉरेस्ट ऑफिसर ने जैसे ही बोला श्रीनिधि साहब, तो इन्होंने कहा, इस फॉरेस्ट ऑफिसर को मेरा नाम कैसे पता है? फिर ये समझ गए कि अभी पुलिस वाले ने नाम बोला था, उससे अंदाजा लगा लिया। और फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत जल्दी में था निकलने की, रीजन वो समझ चुका था सारा माजरा। उसको ये पता था कि जो लोग ये पूछने आए हैं 4 घंटे पहले इनके पास राइफलें भी थी, और राइफल यही थाने में जमा करके आए हैं, और हो ना हो ये टाइगर या टाइगरेस को इन्होंने ही मारा है। लेकिन वो मनी मन खुश हो रहा था, उसे पता था कि भले ही इन्होंने मारा है, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से इस टाइगरेस को मारने का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, और जिंदगी भर इसका क्रेडिट उसे ही मिलेगा। अब 6 मील की जीप यात्रा करके जब इनके कैंप के पास उसने उतारा और इन्होंने कहा धन्यवाद, तो उसने सबसे हाथ मिलाया और बोला, ये तो मेरी ड्यूटी थी। अब दोस्तों ये 6th पार्ट खत्म हुआ। तो मैं टाइम देखे बिना इसको, स्टोरी को बंद इसलिए करता हूं कि जहां पे एक एग्जैक्ट चैप्टर खत्म होता है, अब वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर मैं बीच में खत्म कर दूंगा तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो जब वो डाकुओं का चैप्टर खत्म हुआ था वहां मैंने खत्म कर दिया था। ये राइफल ले जाने का और टाइगर्स को मारने का पूरा एक चैप्टर था, यहाँ खत्म हो गया। तो आपको स्टोरी प्रॉपरली समझ में आएगी, और ये स्टोरी आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।